तो ये लेक्चर वर्टिकल अलाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। वर्टिकल अलाइनमेंट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रेडियंट से। क्या होता है? ग्रेडियंट होता है स्लोप इन डायरेक्शन ऑफ व्हीकल मूवमेंट। स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल मूवमेंट। तो ये आपका ग्रेजुअली राइज भी कर सकता है और ग्रेजुअल फॉल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ग्रेजुअल राइज हो रहा है, अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं असेंडिंग, राइजिंग और पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, क्या क्या देते हैं? असेंडिंग, राइजिंग और पॉजिटिव ग्रेडियंट। ठीक है, अगर ग्रेजुअल फॉल है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग इसे नाम देते हैं डिसेंडिंग फॉलिंग निगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, व्हीकल जो है हमारा इसमें इस तरह ट्रैवल कर रहा होता है ऊपर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ। तो ये हुआ वर्टिकल अलाइनमेंट, बेसिकली ग्रेडियंट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्रेडियंट। टाइप, ठीक है, सबसे पहला आता है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? तो अ कंफर्टेबल ग्रेडियंट विच अ डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड टू वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड। ठीक है, जो डिजाइनर होता है रोड का, जो रोड को डिजाइन करता है, वो जितना ग्रेडियंट देना चाहता है या उसका जो कैलकुलेशन में जो भी ग्रेडियंट आया या वो जो भी देना चाहता है वो कहलाता है रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड, ओके, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड्स एंड टोपोग्राफी, डिपेंड ऑन स्पीड एंड टोपोग्राफी। कैसा टोपोग्राफी है उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा है लिमिटिंग। लिमिटिंग ये स्टीपर है रूलिंग से, स्टीपर देन रूलिंग and provided only when cost is a concern. Okay, provided when cost is concerned. जब कॉस्ट एक हमारे लिए मुद्दा हो, ठीक है, रूलिंग देने से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, उस केस में हम लोग लिमिटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। और थर्ड है एक्सेप्शनल। ठीक है, ये बाकी दोनों से स्टीपर होता है और ये अनअवॉइडेबल होता है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम लोगों को कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम लोग को एक्सेप्शनल ग्रेडियंट देना ही पड़ता है। ओके, तो ये हुआ एक्सेप्शनल व्हेन कंडीशंस आर अनअवॉइडेबल। मिनिमम ग्रेडियंट, या मिनिमम ग्रेडियंट हमें ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करना पड़ता है। मिनिमम ग्रेडियंट, ये थोड़ा सा तो ग्रेडियंट हमें हर रोड में प्रोवाइड करना ही होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर
ड्रेनेज ऑफ वाटर, ठीक है। ड्रेनेज के लिए मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। कितना प्रोवाइड किया जाता है? 1/500, मतलब 1/500 मीन्स अगर 500 मीटर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसमें 1 मीटर अप रहेगा, ठीक है। ये होता है मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट हमें इतना एटलीस्ट देना ही पड़ता है, नहीं तो वाटर का ड्रेनेज में प्रॉब्लम होगा हम लोगों को। और है वो 1/200, ठीक है। तो ये है फॉर सीमेंट कंक्रीट। रोड और ड्रेन, ठीक है। उसके बाद 1/200 है ओपन सॉइल के केस में। ये हम लोग को याद रखना है, 1/500 एटलीस्ट हम लोग को देना ही है रोड पे। जब बहुत अच्छा रोड हो तब अगर थोड़ा सा भी खराब रोड हो लाइक ओपन सॉइल रोड, तो हम लोगों को 1/200 देना है ग्रेडियंट। अब आईआरसी ने हमें कुछ मैक्सिमम ग्रेडियंट के लिए एक कुछ डाटा प्रोवाइड किया है, ठीक है। मैक्स ग्रेडियंट बाय आईआरसी। पहला है प्लेन और रोलिंग टेरेन में, प्लेन और रोलिंग टेरेन, माउंटेनस टेरेन और स्टीप टेरेन अबोव 3000 मीटर अबोव MSL। और थर्ड पॉइंट यही है माउंटेनस और स्टीप बिलो 3000 मीटर, ओके। 3000 मीटर के अंदर, अगर 3000 मीटर के ज़्यादा है तो ये केस बन जाएगा, अगर 3000 से कम है तो ये वाला केस बन जाएगा। और इसमें क्या है, सबसे पहला रूलिंग ग्रेडियंट दिया गया है। मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट कितना हो सकता है, फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो जो भी प्लेन और रोलिंग है वहाँ पे 3.3%, ओके। 3.3% मतलब 1/30 का ग्रेडियंट मैक्सिमम आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। लिमिटिंग ग्रेडियंट 5% है, मतलब 1/20। और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 6.7 है, ओके। फिर 5% है ये फिर 6% है, ये फिर 7% है, ये फिर 6% है, ये 7% है, ये 8% है। तो हमें ऐसे तो पूरा लगभग याद ही रखना है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि 1/30 मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ओके। इससे ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन में इससे ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते 1/30, ओके। एटलीस्ट ये याद रख लेते हैं, ऐसे हम लोगों को सब याद रखना आसानी से याद हो जाएगा। जो कि है 3.35 और 6.7, फिर 567, फिर 678, ओके। तो ये बस याद रखना है। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा कैम्बर दिया हुआ है 1/48, तो रूलिंग ग्रेडियंट मांगा है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, 2 इंटू कैम्बर, तो 2 इंटू 1/48 24, 1/24,
लेकिन वन बाय 30 मैक्सिमम होता है, ठीक है, 1/30 मैक्सिमम होता है। यहाँ पे एक और कंडीशन देना था, इन प्लेन कंडीशन, ये भी प्रॉब्लम में देना था, इन प्लेन कंडीशन। तो इस केस में ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा 1/30, क्योंकि इससे कम हम लोग दे नहीं सकते, तो 1/30 हमारा रूलिंग ग्रेडियंट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक नोट है छोटा सा। नोट किस चीज़ के बारे में है, यह है कर्व रेजिस्टेंस। कर्व रेजिस्टेंस सपोज ये रोड है हमारा, और ये व्हीकल है, तो इसका अभी जो पुल है, इस व्हीकल का जो पुल है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, एंगल टी में पुल है, ये टी पुल है जिसे हम लोग ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब टी कॉस थीटा। तो काम क्या आ रहा है, टी कॉस थीटा सिर्फ काम में आ रहा है, लेकिन प्रोड्यूस क्या हो रहा है, टी टी प्रोड्यूस हो रहा है। तो कर्व रेजिस्टेंस बेसिकली हम लोग लॉस ऑफ ट्रैक्शन को बोलते हैं, लॉस ऑफ पुल। कर्व रेजिस्टेंस इज लॉस ऑफ ट्रैक्शन। तो ये हो जाता है टी माइनस टी कॉस अल्फा, ये हो गया टी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये हो गया कर्व रेजिस्टेंस लॉस ऑफ। तो ये कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है, लॉस ऑफ ट्रैक्शन होता है। पुल इधर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इधर टी कॉस थीटा ही हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा है, बाकी टी माइनस टी कॉस थीटा हमारा बर्बाद हो जा रहा है। तो लॉस ऑफ ट्रैक्शन है, जो कि कर्व रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ग्रेड कंपेंसेशन। ग्रेड कंपेंसेशन सबसे पहले तो समझते हैं इसका ज़रूरत हमें कब पड़ता है। तो सपोज ये प्लान है, इस तरह का प्लान है, और इसका साइड से अगर हम लोग देखें, वर्टिकल व्यू देखें, ये तो हॉरिजेंटल प्लेन पे हम लोगों ने ऊपर से देखा। अब हम लोग वर्टिकल प्लेन में देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। व्हीकल जो है हमारा ऐसे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, और इसी का ऊपर ये कुछ इस तरह दिखेगा, ऊपर से ये इधर मूव कर रहा है। इसको मूव ऐसे घूमना है कर पे, साथ में इसे ऊपर चढ़ाई भी करना है, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को कंपेंसेशन देना पड़ता है, और इस कर्व का रेडियस है r, ओके। तो यहाँ पे कर्व भी है, साथ में साथ साथ चढ़ाई भी है, तो ऐसे करते करते यहाँ इसे ऊपर भी चढ़ना है। तो इस केस में हमें कुछ ग्रेडियंट को कम करना पड़ता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉस ऑफ ट्रैक्शन भी हो रहा है, और कर्व कर्व लॉस बेसिकली लॉस ऑफ ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा। तो जो भी ग्रेडियंट है यहाँ पे, ओके, इधर जो भी ग्रेडियंट था वो यहाँ जाके कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग वही निकालते हैं इस टॉपिक में, कितना कम करना है और कम होके कौन सा कितना ग्रेडियंट बचेगा।
तो ग्रेड कंपेंसेशन जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ, फॉर्मूला है 30 प्लस R बाय R और 75 बाय R, ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, इससे जो आएगा उसका मिनिमम लेना, वो हो गया ग्रेड कंपेंसेशन, उतना हम लोगों को कम करना है। तो फिर कम होके क्या होगा, कम होके जो टर्म आता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पेंसेटेड ग्रेड। तो ये प्रीवियस ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है, ग्रेड कंपेंसेशन एंड कंपेंसेटेड ग्रेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन मतलब कंपेंसेट हो रहा है, कंपेंसेशन हो रहा है, ठीक है। और ये टर्म है कंपेंसेटेड, तो कंपेंसेटेड है, कंपेंसेट हो चुका है। तो इसमें हम लोगों को बस ध्यान देना है कंपेंसेशन और कंपेंसेटेड ग्रेड, इसको हम लोग जीसी बोलते हैं, इसको सीजी बोलते हैं। अब कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो ये है कि ग्रेड कंपेंसेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%। ओके, तो ग्रेड कंपेंसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडियंट स्मॉलर देन 4%। अगर ये हमारा ग्रेडियंट अगर 4% है तो हमें ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, 4% से कम है तो ठीक है, 4% या 4% से कम है, जैसे 3% है तो ये सब हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये 5% है तो हम लोग कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। 4% ग्रेडियंट में व्हीकल को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है पुल करने में। और एक पॉइंट है, कॉम्पेंसेटेड ग्रेड कैन नॉट बी स्मॉलर देन 4%। तो 4% से स्मॉल भी नहीं हो सकता कंपेंसेटेड ग्रेड। कंपेंसेटेड ग्रेड अगर स्मॉल आ रहा है तो उसका आंसर हम लोग 4 लिख देंगे। ओके, 3 आ रहा है कंपेंसेटेड ग्रेड माइनस वगैरह करके तो हम लोग 4 ही लिखेंगे। 4 के नीचे कंपेंसेटेड ग्रेड नहीं होता है, फाइनल ग्रेड इसका 4 होता है। अगर पहले से 4 के नीचे है तो ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं, अगर करके अगर 4 से नीचे आ रहा है तो हम लोग 4 पे रुक जाते हैं। तो इस पर हम लोग सबसे पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड खोजने के लिए बोला जा रहा है इफ़ रूलिंग ग्रेडियंट इज 6%, ठीक है, 4% से ज़्यादा है इसका मतलब हम लोग करेंगे। और हॉरिजॉन्टल कर्व है 6, रेडियस 60 का। तो रूलिंग ग्रेडियंट है 6%, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ग्रेड कंपेंसेशन, कितना कंपेंसेशन देना है। तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, मिनिमम 30 प्लस R बाय R और 75 बाय R। ये हो जाएगा 30 प्लस 60 बाय 60, 1.5। ये हो जाएगा 75 बाय 60, 1.25। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 1.25, तो 1.25 हो गया ग्रेड कंपेंसेशन। अब कंपेंसेटेड ग्रेड क्या हो जाएगा, कंपेंसेटेड ग्रेड हो जाएगा 6%, ये परसेंट में आया, माइनस 1.25% क्या आया 4.75%। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट 5% है और हॉरिजॉन्टल कर्व जो है वो भी R पर
आर इजकल टू 60 का ही है, मतलब प्रीवियस के, तो मतलब ग्रेड कंपेंसेशन क्वेश्चन बी में भी 1.25 ही आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, 1.25 ही आएगा। तो कंपनसेटेड ग्रेड क्या हो जाएगा, कंपनसेटेड ग्रेड हो जाएगा 5% माइनस 1.25%, मतलब 3.75%, जो कि 4 से कम है, जो कि 4 से कम नहीं हो सकता। That's why CG is equal to 4%। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉम्पेंसेटेड ग्रेड क्या हुआ, कितना हम लोगों ने कॉम्पेंसेट किया ग्रेड को, तो कॉम्पेंसेटेड ग्रेड, तो ग्रेड कंपेंसेशन कितना दिया हम लोगों को, हम लोगों ने ग्रेड कंपेंसेशन कितना दिया, वो दिया 5% माइनस CG, ये 4% है, तो एक्चुअली में हम लोगों ने सिर्फ 1% ही कंपेंसेशन दिया, 1.25 नहीं दिया। ओके, सिर्फ क्या दिया है, 1% दिया है, 1.25 जो कि आया है वो नहीं दिया, क्योंकि 4 के नीचे ये नहीं हो सकता, नहीं जा सकता रूल के हिसाब से। तो ये था हमारा प्रॉब्लम कॉम्पेंसेटेड ग्रेड और ग्रेड कंपेंसेशन के ऊपर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा समिट कर्व। तो समिट कर्व क्या होता है, वैसे कर्व जिसका कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड हो एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो। तो देखते हैं एग्जांपल। तो हम लोग इस वाले फेस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव फेस, और ऊपर वाले फेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस। तो कॉन्केविटी जो है ऊपर है, ऊपर है, और सॉरी कॉन्वेक्सिटी जो है ये ऊपर है, कॉन्केविटी जो है नीचे की तरफ है। तो ये इस टाइप का जो भी कर्व होगा, ओके, इस टाइप का जो भी कर्व होगा वो कहलाएगा समिट कर्व। ठीक है, तो कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड, तो ये था समिट कर्व। तो ये दो ग्रेडियंट से मिलके बनता है, फॉर्म्ड बाय टू ग्रेडियंट्स बाय फॉलोइंग वे। पहला कैसे बन सकता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव ग्रेडियंट मिला के बन सकता है। तो वो कैसा दिखेगा, पॉजिटिव ये हुआ और एक पॉजिटिव ये हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो हमने ऐसा मिलेगा एक कर्व। ओके, तो ये जो चीज़ हुआ, तो ये प्लस N1 ग्रेडियंट पे है, ये प्लस N2 ग्रेडियंट पे, दोनों पॉजिटिव ग्रेडियंट है। इन दोनों के बीच का डिफ्लेक्शन एंगल को हम लोग N बोलते हैं। तो N क्या होता है, N होता है N1 माइनस N2 का मॉड। ठीक है, ये N होता है डिफ्लेक्शन एंगल। ना सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है पॉजिटिव और ज़ीरो। ये कैसा दिखेगा, सबसे पहला तो पॉजिटिव और दूसरा ज़ीरो। तो ये प्लस N1 ये ज़ीरो। तो इसमें कर्व कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ। इसमें N क्या होगा, इसमें N होगा सिर्फ N1 माइनस ज़ीरो, तो N1 होगा सिर्फ। ना थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है
पॉजिटिव और निगेटिव, जो कि बहुत जनरल सा केस है, ये पॉजिटिव निगेटिव हमेशा आपको मिलेगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसको ज्वाइन करने पे ऐसा मिलेगा कुछ। ये हुआ हमारा n, ये भी n था, तो n क्या हो गया इसमें, मॉड ऑफ, ये प्लस n1 है, ये माइनस n2 है, तो n1 माइनस माइनस ऑफ n2 क्या हो गया, मॉड ऑफ n1 प्लस n2। और फोर्थ केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस हो सकता है निगेटिव और निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मिला के भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, सपोज ये निगेटिव है और एक इससे ज़्यादा भी निगेटिव है, तो इसमें हम लोगों को कैसे देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। इस केस में भी कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये कैपिटल N हो गया, ये हमारा माइनस n1, ये माइनस n2, तो कैपिटल N इज इक्वल टू माइनस n1 माइनस माइनस ऑफ n2, ये हो गया n2 माइनस n1। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ समिट कर्व बाय टू ग्रेडियंट्स। ऐसे ऐसे फॉर्म हो सकता है, चार तरीका हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं समिट कर्व से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, सॉरी कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो ये तो हम लोग जान चुके हैं, वेक्सिटी अपवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। सेकेंड केस है, सॉरी सेकेंड पॉइंट है वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज लाइज अबोव द कर्व। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है। तो सपोज ये हमारा समिट कर्व है, ओके, ये समिट कर्व है, एक समिट कर्व हो गया। इसका हमारा प्लस n1 है, ये माइनस n2 है, ग्रेडियंट ये n है। तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट हम लोगों ने लिया इसको बोलते हैं VPC, इस पॉइंट को बोलते हैं VPT और इस पॉइंट को बोलते हैं VPI। तो फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, VPI वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद है VPC, VPC क्या है, वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर। VPT क्या है, वर्टिकल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, तो ये तीन इसको हमेशा याद रखना। VPC यहाँ पे होता है स्टार्टिंग में, VPT लास्ट में होता है और VPI सबसे ऊपर होता है। तो इस केस में VPI लाइज अबोव द कर्व। तो सही बात है भाई, ये कर्व है और VPI जो है ये इसके अबोव लाई कर रहा है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है डिजाइन क्राइटेरिया। डिजाइन क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ साइड डिस्टेंस होता है,
समिट कर्व का जो भी डिज़ाइन हम लोग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ साइड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड रहेगा और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे डिज़ाइन के। लेकिन वैली कर्व का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे, उसमें समझेंगे कि इसके सिर्फ एक क्यों है। ठीक है, तो अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है समिट कर्व आर मेड विथ स्क्वायर पैराबोला शेप ड्यू टू बेस्ट राइडिंग क्वालिटी। ठीक है, शेप क्या है? स्क्वायर पैराबोला। आइडियल शेप लेकिन क्या है? सर्कुलर। ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आइडियल शेप क्या है? सर्कुलर। लेकिन शेप क्या है? स्क्वायर पैराबोला। तो शेप होता है हम लोग कैलकुलेशन के लिए जो यूज करते हैं वो है ये शेप, और आइडियल शेप क्या है? सर्कुलर। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ। अगर आइडियल शेप लिखा हुआ है तो आप लोग सर्कुलर पर टिक करोगे। अगर अदर देन आइडियल शेप लिखा हुआ है तो आप लोग स्क्वायर पैराबोला पर टिक करोगे। नाउ लास्ट पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों भाई? ये सपोज कर्व है, हमारा इधर व्हीकल है, तो हमेशा और सेंटर कहीं है यहाँ लाई करेगा, तो जो भी सेंटर होता है उसके अपोजिट साइड फोर्स लगता है। वहाँ से स्टार्ट होता है फोर्स और अपोजिट साइड तक जाता है, मतलब अपवर्ड फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ समिट कर्व। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हम लोग इक्वेशन जानेंगे। तो ये कर्व हुआ हमारा, ये प्लस n1 हुआ, ये माइनस n2 हुआ। ठीक है, ये n हुआ। n क्या होता है इस केस में? n1 प्लस n2 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव ऑफ निगेटिव, तो प्लस n2। और ये समझ लेते हैं ये एक्सिस है हमारा, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब ये डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, इसे y डैश मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को y मान लेते हैं। तो ये VPC है, ये VPI है, और ये VPT है। तो अब हम लोग थोड़ा इक्वेशंस देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो यूज होता है हमारा वो होता है ये कर्व के लिए, ये येलो वाला कर्व के लिए। ठीक है, तो वो यूज होता है माइनस n बाय 2ls एक्स स्क्वायर प्लस n1 x। ओके, तो ये x डायरेक्शन पे कितने हाइट पे है, ये पीला वाला लाइन जो कि कर्व का लाइन है, वो x डिस्टेंस पे कितना हाइट पे है वो जानने के लिए ये इक्वेशन है। इसमें n क्या है? n ये है। ls क्या है? लेंथ ऑफ कर्व, वो जानते हैं अभी। n1 क्या है इस जगह का, और x क्या है? x डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोगों को हाइट जानना है। तो ls जानते हैं क्या है। तो ls के पीछे एक एजम्पशन छुपा है। ls बेसिकली है लेंथ ऑफ कर्व,
ls लेंथ ऑफ समिट कर्व। तो ये सब कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन यही है कि ls जो है, ls इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये थोड़ा कुछ अजीब सा है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो एजम्पशन हमें बोलता है कि ये अगर कर्व है तो जो रेड वाले डिस्टेंस का लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वही डिस्टेंस ये वाइट वाले का ही है। ओके, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो ये एजम्पशन है। तो ls जो है वो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस है, ls यहाँ से ये वाला का भी डिस्टेंस है। तो ये एजम्पशन है। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये हम लोग जो भी फिगर बनाते हैं वो एग्जैजरेट करके बनाते हैं। एक्चुअल में हमारा समिट कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है हमारा समिट कर्व। ये एग्जैजरेट करके बनाते हैं, बढ़ा चढ़ा के हम लोग दिखाते हैं, इसलिए इतना ऊंचा बनता है। असली में तो ये होता है, इसलिए दोनों को इक्वल मान लेते हैं हम लोग, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। ठीक है, तो ls क्या है? हॉरिजॉन्टल लेंथ। ls से यहाँ तक का लेंथ है ls। ls ये भी है, लेकिन ls एक्चुअली में ये है। ठीक है, तो n जान गए, डिफरेंस है, ये डिफ्लेक्शन एंगल है बेसिकली। और 2ls ये है, x है, x डिस्टेंस पे कितना हाइट है वो खोजना है। n1 यहाँ पे पहला वाला ग्रेडियंट कितना ग्रेडियंट है, पहला ग्रेडियंट का कितना स्लोप है वो है, x डिस्टेंस हो गया। तो ये हुआ आपका इस कर्व का हाइट खोजने के लिए। फिर सेकंड है पोजीशन ऑफ समिट पॉइंट। पोजीशन ऑफ समिट पॉइंट तो ये समिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, समिट यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग एक्स एस मान लेते हैं। एक्स एस इज इक्वल टू n1 प्लस n1 बाय कैपिटल L इंटू ls। ओके, दिस बाय दिस इंटू दिस। इससे आप लोगों को मिल जाएगा पोजीशन ऑफ समिट कर्व। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट है अपेक्स इक्वेशन, मतलब ये y का इक्वेशन। ये वाइट वाला लाइन जो भी है वो येलो लाइन से कितना ऊपर है या डिस्टेंस क्या है, उसके लिए क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू n बाय 2ls एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये वाइट वाला का नीचे से डिस्टेंस जानने के लिए बेसिकली हम लोग ट्रायंगल रूल लगा देंगे। ये एंगल हम लोग को पता है n1। ओके, और ये डिस्टेंस पता रहेगा, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, नीचे से निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल रूल लगा देंगे। लेकिन ये जो वाई डिस्टेंस है वो ये येलो वाले से वाइट वाले का डिस्टेंस है एट एक्स डिस्टेंस। ओके, तो ये जो है वैलिड अप टू VPI ओनली। VPI तक ही वैलिड है, यहीं तक के लिए वैलिड है, यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड है ये वाला इक्वेशन। अब आते हैं पोजीशन ऑफ VPI फ्रॉम VPC। तो ये आपका हो गया, ये हो गया VPI, ये हो गया VPC। ठीक है, तो
पोजीशन ऑफ वीपीआई फ्रॉम वीपीसी, इसका पोजीशन क्या है वीपी से, पोजीशन ऑफ वीपीआई फ्रॉम वीपीसी इज इक्वल टू एल एस बाय 2। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जो भी वीपीआई से लाइन, कभी भी वीपीआई से लाइन अगर इस कर्व को काट रहा है तो ये हमेशा एल एस बाय 2 पे काटेगा, ठीक है, हमेशा ये कर्व। तो जो भी लाइन, जो भी वर्टिकल लाइन वीपीआई से पास कर रहा है वो पूरे कर्व को हाफ में डिवाइड करेगा। ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है आप, ठीक है। एल एस बाय 2, एल एस बाय 2 पे वीपीआई आता है, फिर एल एस बाय 2 पे हमारा वी पी टी आएगा, ठीक है। तो एल एस बाय 2 पे हमारा वी पी टी फिर आ जाएगा। तो ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है। नाउ अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ये तो हुआ जो भी शेप्स है उनके डिस्टेंसेस क्या क्या है। अब लेंथ पे आते हैं। असली जो है हम लोगों का वो लेंथ है, लेंथ फाइंड करना है। तो टॉपिक है लेंथ, लेंथ ऑफ समिट कर्व। समिट कर्व का लेंथ पता करना है। तो इसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होगा, वो है साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया, ओके। तो क्राइटेरिया ओनली वन criteria, that is side distance। तो साइड डिस्टेंस एस एस डी भी हो सकता है, ओ एस डी भी हो सकता है। तो सपोज ये व्हीकल है हमारा और यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जो भी ड्राइवर है उसका हाइट कैपिटल एच है और इस ऑब्स्ट्रक्शन का हाइट स्मॉल एच है। ओके, तो इसमें दो केस बनते हैं। सबसे पहला केस 1 बनता है, हम लोग मानते हैं कि, मतलब मानते क्या है, जब हमारा लेंथ ऑफ कर्व, जब हमारा लेंथ ऑफ कर्व साइड डिस्टेंस से बड़ा हो, ओके। तो लेंथ ऑफ कर्व, ये एक्चुअली फ्लैट यहाँ पे बना दिया, एक्चुअल में कुछ ऐसा रहेगा, ओके। एक्चुअल में कुछ ऐसा रहेगा। ये हाइट हो गया एच, ये स्मॉल एच, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको एच डी बोलेंगे, और ये पूरे का डिस्टेंस हो जाएगा एल एस, ठीक है। तो व्हेन एल एस इज ग्रेटर देन एच डी, तो केस 1 में हमारा दो केस बनता है। केस 1 में ही हमारा दो केस बनता है, एक एस एस डी के लिए, एक ओ एस डी के लिए। तो एक एस एस डी के लिए, एक ओ एस डी के लिए। तो एस एस डी के केस में, एसएसडी के केस में जो व्हीकल का हाइट होता है वो होता है 1.2 मीटर, और ऑब्स्ट्रक्शन का जो हाइट होता है वो होता है 0.15 मीटर, ओके। लेकिन ओएसडी के केस में जो व्हीकल का हाइट होता है वो होता है 1.2 मीटर, और जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो खुद एक व्हीकल होता है, इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1.2। तो दोनों 1.2 हो जाता है, ओके। एसएसडी के केस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है सामने, इसलिए हाइट कम होता है। ओएसडी के केस में ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो खुद अनदर व्हीकल होता है जिसका हाइट हम लोग 1.2 मीटर मानते हैं। तो
इस केस के लिए क्या फॉर्मूला है हम लोगों के पास? इस केस के लिए फॉर्मूला है NS स्क्वायर बाय 2 रूट कैपिटल H प्लस रूट स्मॉल h का स्क्वायर। ठीक है, इसमें जब आप लोग पुट करोगे कैपिटल H में 1.2, यहाँ पे 0.15, तो आपका आएगा NS स्क्वायर बाय 4.4 आपका कैलकुलेट करके आएगा। ठीक है, तो ये तब हुआ जब हम लोगों का ये दिया हो सकता है क्वेश्चन में कैपिटल H और स्मॉल h अलग अलग दिया हो। ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ अलग अलग पुट करेंगे तब यहाँ पे दूसरा कुछ आएगा, 4.4 नहीं आएगा। तो हमेशा हम लोगों को ये फॉर्मूले को याद रखना है। ओके, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला याद रखना है और अदर एग्जाम के व्यू से ये फॉर्मूला याद रखना है, NS स्क्वायर बाय 4.4। ठीक है, और OHD में भी सेम फॉर्मूला NS स्क्वायर बाय 2 रूट H प्लस रूट स्मॉल h का स्क्वायर। इसमें 1.2 1.2 दोनों में पुट करेंगे तो यहाँ पे फाइनली आएगा NS स्क्वायर बाय 9.6। तो ये आपका लेंथ आ जाएगा। तो ये तो था केस 1 व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। नाउ सेकेंड केस आएगा जब लेंथ ऑफ केस 2 व्हेन लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मूला होता है? इसमें हमारा फॉर्मूला होता है LS इज इक्वल टू टू एस माइनस एन बाय तो 2 रूट H प्लस रूट स्मॉल h बाय n। ओके, अब ये फॉर्मूला देख लीजिए और ये फॉर्मूला देख लीजिए, लगभग एक सा है, बस हम लोग 3 टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं। पहला ये n हो गया एक टर्म, दूसरा S2 हो गया दूसरा टर्म, तीसरा डिनोमिनेटर पूरा हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, S2 को 2s यहाँ लिख दिया, नीचे नीचे जो डिनोमिनेटर था वो माइनस ऊपर हो गया। ओके, और जो n था वो नीचे हो गया। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, 3 टर्म था, तीनों को रीअरेंज कर देने पे आपको मिल गया ये फॉर्मूला। ओके, तो अगर आप लोग SSD के लिए निकालोगे तो आपका क्या फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला आएगा 4.4 बाय n। और अगर OHD के लिए निकालोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? 2s माइनस 9.6 बाय n। ठीक है, तो ये था समिट कर्व, लेंथ ऑफ समिट कर्व। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे।